हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउट नट की क्लास में। बच्चों, आज हम संबंध एवं फलन का 9वें नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों मैं आपको फलनों के संयोजन के बारे में बताऊंगा। बच्चों, हमने पिछली क्लास में भी फलनों का संयोजन देखा था। वहां पर काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया था, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन्हें घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको फिर से फलनों के संयोजन को समझाने वाला हूं। और बच्चों, आज मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बने रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है फलनों का संयोजन, क्योंकि आगे के टॉपिक भी इसी पर केंद्रित हैं, आधारित है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके बच्चों, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी सारे बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो जितने भी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वो जल्दी से जल्दी थम्स अप करेंगे, सो दैट मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। सभी बच्चे थम्स अप कीजिए। मनोज कुमार, करण चौधरी, दीपक पटेल, अभिलाषा, रविशंकर, सत्यम। बच्चों, आज की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम क्विज तो करेंगे। देखो, क्विज तो हमारी डेली क्लासेज में हो ही रही है। अब उसके अलावा मैं आज आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हो, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में लास्ट तक। दीपेश, अनुज, नागार्म, मित्रों, स्टडी, अंकित, पायल, पूर्णिमा, काफी बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब बच्चों बात करें हम इस अध्याय की प्रगति की, तो देखो इस अध्याय के आरंभ में हमने सबसे पहले समुच्चय के बारे में जाना। बच्चों, समुच्चय को आप 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके थे, बट समुच्चय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा रिवीजन करा दिया था। इसके पश्चात बच्चों हमने संबंध का रिवीजन किया कि संबंध क्या होता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, संबंध का प्रांत, सहप्रांत व परिसर हम कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था संबंधों के प्रकार। हमने काफी सारे संबंधों के प्रकार देखे, जैसे रिक्त संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध क्या होता है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध क्या होता है। उसके अलावा एक छोटा सा संबंध और देखा था, प्रतिसम्मित संबंध। इन सभी संबंधों में स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता, ये 4 संबंध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, अब इसके बाद हमने आरंभ किया फलन। फलन में सबसे पहले तो हमने ये जाना कि फलन क्या होता है। उसके पश्चात फलन का प्रांत, सहप्रांत व परिसर निकालना सीखा। फिर बच्चों मैंने आपको फलनों के प्रकार बताए, जिनमें हमने एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन, आच्छादक फलन और अंत्यक्षेपी फलन के बारे में बात की। अब बच्चों बात कर रहे हैं हम इस अध्याय के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फलनों के संयोजन की, ठीक है। और आगे आने वाली क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा आपका द्विआधारी संख्या, इसे भी आप आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ोगे। तो जो बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कब कराओगे, तो मैं उस डाउट का निदान अभी कर देता हूं। बच्चों, जब आपका ये अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम आरंभ करते हैं अपनी आज की क्लास को, और आज की क्लास का आरंभ करते हैं हम एक क्विज के माध्यम से, ठीक है। क्विज के माध्यम से बच्चों हम आज की क्लास को आरंभ कर रहे हैं, तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए। आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रश्न, जो कि ये है। यहां पर आपको f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 का मान बताना है। क्या मान होगा? तो बताइए बच्चों क्या मान होगा। बहुत अच्छे मनोज कुमार, बहुत अच्छे। आपकी पढ़ाई के प्रति जो लगन है ना, उसको देखकर मैं बहुत भावुक होता हूँ। आपने आईआईटी का कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, आपने 12th का वीआईपी कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है, उसके अलावा आप मेरी क्लास
यहाँ पर भी देखने आता है। बहुत अच्छे बच्चों, यदि आपने इस तरीके से मेहनत करी तो डेफिनेटली आप भी 95 प्लस मार्क्स लेके आओगे। हाँ बेटा, ये फ्री क्लास है बच्चों, आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे f ऑफ -1। अब f ऑफ -1 निकालने के लिए हमें x बराबर -1 रखना पड़ेगा। अब देखो, -1 f ऑफ x की किस परिभाषा में आता है? वो आता है बच्चों आपकी इस परिभाषा में। तो ये हो जाएगा 3 गुणा -1 बराबर में -3 हो जाएगा। ऐसे ही आप f ऑफ 2 निकालोगे। अब x बराबर 2 रखना पड़ेगा आपको। अब देखो 2 कहाँ पे रखोगे आप? इस परिभाषा में। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 का वर्ग अर्थात 4। इसके बाद आप निकालोगे लोगे f ऑफ 4। अब 4 निकालने के लिए आपको x बराबर 4 रखना पड़ेगा। अब देखो x बराबर 4 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। तो ये हो गया 2 गुणा 4 मतलब कि 8। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे, देखो क्या हो जाएगा? 8 और 4 12, 12 में से 3 गए तो 9। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया बच्चों? ए विकल्प। ठीक है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही आंसर दिया भी है। मनोज कुमार, रविशंकर, प्रतिमा, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया भी है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। क्विज के टाइम पर आप लार्ज कर लिया करो, ठीक है, तो आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग आरंभ करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है फलनों का संयोजन। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको फलनों का संयोजन कल की क्लास में पढ़ा दिया था, बट मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों हम फलनों के संयोजन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो देखो ध्यान से समझना। मान लो आप लोग फोटो खिंचवाने के लिए फोटोशॉप की दुकान पर गए। ठीक है, दुकान पर गए, आपने कहा, आपने दुकानदार से बोला कि भैया हमारा फोटो खींच दो। तो भैया के पास होगा एक कैमरा, वो कैमरे से आपकी फोटो क्लिक करेगा। कर दी क्लिक उसने। ठीक है, अब उसके बाद वो वहां से एक चिप निकालेगा, उस चिप को लगाएगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर में लगाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर में बच्चों उसके पास होता है फोटोशॉप। उसमें वो आपके चेहरे को, चाहे आपकी ब्राइटनेस बढ़ानी हो या कुछ और भी चेंज करना हो आपकी फोटो में, तो वो चेंज करता है। ठीक है, उसके पश्चात उस फोटो को भी भेज देता है प्रिंटर के पास। अब प्रिंटर आपकी बढ़िया सी फोटो निकाल लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहां पर यह हुआ कि सबसे पहले इस कैमरे ने आपके चेहरे का लिया इनपुट। सबसे पहले इस कैमरे ने आपके चेहरे का लिया एक इनपुट। ठीक है, उसके बाद में इस इनपुट से इसने इनपुट लिया। अब इसने दिया एक आउटपुट और उस आउटपुट को डाला गया यहां पर। ठीक है, यहां से एक आउटपुट मिला, उस आउटपुट को हमने यहां पे डाल दिया। अब वो आउटपुट बच्चों इस कंप्यूटर के लिए काम करेगा इनपुट का, क्योंकि वो तो चीज आई है इसके अंदर, तो वो इसके लिए इनपुट का काम कर गया। अब यहां पर भी कुछ चीजें की गई, कुछ करेक्शन किए गए आपकी इमेज में, और फिर यहां से एक न्यू जनरेट हुआ, वो यहां पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर आपका इनपुट आया और फिर उसके बाद में आपको इमेज मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब फलनों का संयोजन होता है कि एक फलन का आउटपुट दूसरे फलन का इनपुट बन जाए, उसे हम बच्चों फलनों का संयोजन कहते हैं। यहां पर कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है कि क्या सर फलनों के संयोजन का मतलब यह है कि हम फलनों का योग कर रहे हैं? तो बच्चों मैं आपके इस डाउट को दूर कर देता हूं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। फलनों के संयोजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें फलनों का योग करना है। फलनों के संयोजन का मतलब है कि हमें दो फलनों को किसी संबंध से एक दूसरे से जोड़ना है, कंपोजिट करना है। इसलिए इस फंक्शन को, इस फलनों के संयोजन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो कंबाइंड कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को यहां पर। ओके बच्चों, तो ये होता है फलनों का संयोजन। अब मान लो मेरे पास में कोई एक समुच्चय है, इसमें है 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इस समुच्चय ए से मैंने कुछ, ये मेरे पास इनपुट था स्टार्टिंग में, अब मैंने यहां पर कुछ काम किया और कुछ काम करने के पश्चात अब काम कौन करेगा? एक फलन करेगा। तो मान लो फलन f था। ठीक है,
यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर काम किया खिचड़ी पकाई कुछ, और खिचड़ी पकाने के पश्चात हमें आउटपुट मिला 1, 8, 27 और 64 के रूप में। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल गया। अब इस आउटपुट को बच्चों हमने किसी और के इनपुट में डाल दिया, मान लो हमने जी के इनपुट में डाल दिया। ठीक है, तो हमने इस आउटपुट को, ये हमारे पास आउटपुट आया एफ का, इस आउटपुट को हमने जी के इनपुट में डाल दिया। अब जी के इनपुट में डाला, अब ये भी कुछ काम करेगा और यहां से फिर से मुझे एक आउटपुट मिल गया। अब मान लो वो आउटपुट मेरे पास है 4, 8, 16 और 32। ठीक है, ये मेरे पास यहां पर आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कुछ वैल्यू डाली। ठीक है, उन वैल्यू को मैंने कुछ फंक्शन लगाया, कुछ फलन लगाया उन वैल्यू के अंदर, और फिर मैंने एक आउटपुट स्टार्ट किया। अब इस आउटपुट को मैंने किसी दूसरे फलन के अंदर डाला, तो ये दूसरे फलन के लिए इनपुट हो गया। अब इस इनपुट का उसने कुछ जमाला किया और फिर हमें कुछ आउटपुट मिल गया, ये हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये जो आउटपुट मिला ना बच्चों, यही होता है फलनों का संयोजन। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास एक फलन था f, जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित था। एक फलन g था जो कि समुच्चय बी से समुच्चय सी में परिभाषित था। हमने इन दोनों फंक्शन को कंबाइंड किया और एक नया फलन बच्चों हमें प्राप्त हुआ, जो कि समुच्चय ए से समुच्चय सी के बीच में है। कहां से है वो? समुच्चय ए से समुच्चय सी के बीच में है, और इस फलन को कहा जाता है GOF। ठीक है, इसे हम इन दोनों फलनों का संयोजन कहते हैं और GOF से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, और ये कहां से कहां में परिभाषित होता है? ए से सी में परिभाषित होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपके फलनों का संयोजन। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम फलनों के संयोजन को निरूपित कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, एक तो निरूपित करते हैं हम GOF की सहायता से, गॉफ की सहायता से, एक हम निरूपित करते हैं फॉक की सहायता से। एक एक करके आपको इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, एक बच्चों हमारे पास FOF भी होता है, फॉफ भी होता है, एक हमारे पास GOG भी होता है, गॉग भी होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर आपको X भी लिखा मिल जाएगा, X भी लिखा मिल जाएगा। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो GOF ऑफ X का मतलब होता है G ऑफ F ऑफ X। ठीक है, मतलब इसका ये कि यहां पर जो X है वो इनपुट है, पहले मैंने F के अंदर इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट मिला F ऑफ X। अब ये F ऑफ X इनपुट का काम करेगा G के लिए। ठीक है, तो ये G का इनपुट है, इनपुट G के अंदर डाला तो जो मुझे अब मिलेगा वही मेरा आउटपुट हो जाएगा, अर्थात GOF ऑफ X हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर FOG ऑफ X क्या होता है? ये होता है F ऑफ G ऑफ X। अब यहां पर जो इनपुट डाला जा रहा है वो G के अंदर डाला जा रहा है, फिर हमें G ऑफ X मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट F के लिए इनपुट का काम करेगा, फिर हमने उस इनपुट को F के अंदर डाला तो हमें एक आउटपुट मिला, वो है आपका FOG। ठीक है, ऐसे ही FOF ऑफ X क्या होगा? F ऑफ X हो जाएगा। GOX क्या होगा? G ऑफ X हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये होता है आपके फलनों के संयोजन को निरूपित करने का तरीका। ओके, अब फलनों के संयोजन कब परिभाषित होते हैं इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूं। इसके बारे में वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो देखो एक तो हमें बात करनी चाहिए FOG के बारे में और एक बात करनी चाहिए हमें GOF के बारे में। ठीक है, तो देखो FOG कब परिभाषित होगा और GOF कब परिभाषित होगा इसके बारे में आपको बताता हूं। तो माना दो फलन है हमारे पास, एक फलन F है जो कि समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है, एक फलन G है जो कि समुच्चय C से समुच्चय D में परिभाषित है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं F एक फलन है जो कि समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। G एक दूसरा फलन है
जो कि समुच्चय सी से समुच्चय डी में परिभाषित है। ओके बच्चों, ये हमने दो फलन मान लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे GOF की, कि GOF कब परिभाषित होगा और कहां से कहां में परिभाषित होगा, और फिर हम बात करेंगे FOG के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो फलन पहले लिखा हो उसका तो लेना है प्रांत, और जो फलन बाद में लिखा हो उसका लेना है परिसर। ठीक है, तो FOG कब परिभाषित होगा? FOG तब परिभाषित होगा जब G का प्रांत F के परिसर के बराबर हो, अर्थात FOG के परिभाषित होने के लिए B बराबर होना चाहिए C के। B किसके बराबर होना चाहिए? C के बराबर होना चाहिए। अर्थात G का प्रांत बराबर होना चाहिए F के परिसर के, अर्थात F का जो आउटपुट है वो G का इनपुट होना चाहिए। तो GOF परिभाषित होता है, और ये कहां से कहां में होता है? ये होता है समुच्चय A से समुच्चय D के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होता है आपका GOF। अब बात करते हैं बच्चों FOG की। तो देखो यहां पर पहले कौन आया? F। अब F का प्रांत अर्थात A बराबर होना चाहिए G के परिसर के अर्थात D के। तो यहां पर A बराबर D होगा, अर्थात F का प्रांत बराबर हो जाएगा G के परिसर के। F का प्रांत G के परिसर के बराबर हो जाएगा, और जो आपका FOG होगा ये समुच्चय C से समुच्चय B में परिभाषित होगा। अब देखो हमने समुच्चय C क्यों लिखा? क्योंकि देखो बच्चों FOG ऑफ X है इसका मतलब। अब ये X क्या होगा? ये G का प्रांत होगा। तो G का प्रांत क्या है? C है, तो इसलिए यहां पर C आया। और यहां पर हमें क्या मिलेगा? F का आउटपुट मिलेगा, तो वो क्या है? B, तो ये B हो गया। ठीक है, तो इसलिए C से B में परिभाषित है, ये A से D में परिभाषित है। तो ये होते हैं आपके बच्चों फलनों के संयोजन। चलो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मान लो आपके पास में एक फलन है F, जो कि समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। ठीक है, और f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर के। ओके, अब एक कोई फलन g है जो कि समुच्चय B से समुच्चय C में परिभाषित है, और ये है g ऑफ x बराबर में, ये आपका मान लो 2x है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है GOF ऑफ x। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि क्या ये परिभाषित है। अब परिभाषित होने के लिए G का प्रांत F के परिसर के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर G का प्रांत F के परिसर के बराबर है, इसका मतलब ये परिभाषित है। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो GOF ऑफ x बराबर होता है G ऑफ F ऑफ x के, इसके बराबर होता है। अब F ऑफ x क्या है आपके पास? F ऑफ x है x स्क्वायर, तो ये हो गया G ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो G ऑफ x है 2x है, और यहां पर x की जगह x स्क्वायर है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया GOF ऑफ x। तो इस प्रकार से बच्चों हम फलनों का संयोजन ज्ञात करते हैं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे हम फलनों का संयोजन ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा, न्यू चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पहले इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। समझ में आ गया सही बच्चों को फलनों का संयोजन? अब समझ में आ गया? क्लियर है? 4x स्क्वायर नहीं होगा बेटा, 2x स्क्वायर होगा। देखो हमें x की जगह पर x स्क्वायर रखना है। एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। तो देखो मान लो हमारे पास कोई एक फलन है जो कि समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है तथा f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर के। ठीक है, अब एक कोई दूसरा फलन है g जो कि समुच्चय B से C में परिभाषित है, और g ऑफ x बराबर है 2x।
अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे जी ओ एफ ऑफ एक्स ज्ञात करो, क्योंकि यार हमारा काम क्या है, हमारा काम है एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करना। तो यहां पर हम जी ओ एफ ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करना है वो समझो। तो देखो हमें बोला गया जी ओ एफ ज्ञात करने के लिए। अब पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये परिभाषित है या नहीं है। तो इसको परिभाषित चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जी का प्रांत एफ के परिसर के बराबर है या नहीं। तो यहां पर हमने देखा कि जी का प्रांत है बी और एफ का परिसर क्या है, एफ का सहप्रांत क्या है, बी है, ठीक है। तो जी का प्रांत एफ के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर सहप्रांत लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सहप्रांत लिख दोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है। एफ के सहप्रांत के, ऐसे यहां पर जी के सहप्रांत के, सहप्रांत लिख दो, ठीक है। ओके ओके बच्चों, तो यहां पर हमने देखा कि जी का जो प्रांत है वो एफ के सहप्रांत के बराबर है, इसका मतलब जी ओ एफ परिभाषित है, ठीक है। अच्छा, अब जी ओ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है बच्चों में? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स क्या है? 2x है। अब हमें यहां पर जी ऑफ एक्स में x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है। तो जैसे कि देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एफ ऑफ एक्स बराबर में 2x है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि एफ ऑफ 3 का मान ज्ञात करो। तो आप x की जगह पर 3 रखते हो ना, तो 2 गुणा 3 ऐसे 6 बता देते हो। सेम ऐसे ही बच्चों, यदि मैं आपसे जी ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा हूं तो हम x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। शुभम बेटा 2x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर नहीं होगा। हमें x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है, तो वो 2x है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों अब आपको? अंजलि बेटा, मनोज बेटा, क्लियर है अब आपको? प्रत्येक बच्चे को क्लियर है अब ये चीज? समझ में आ गया? ठीक है सर, 2 कहां से आया बेटा? जी ऑफ एक्स बराबर क्या है? 2x है। यहां पर आप x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखोगे तो केवल x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखना है, 2 तो एज इट इज रहेगा, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम लोग कुछ उदाहरण करते हैं। तो देखो पहला उदाहरण है, मान लीजिए कोई f एक फलन है जिसका प्रांत है 1 2 3 4, सह प्रांत है 1 4 9 16। g एक फलन है जिसका प्रांत है 1 4 9 16 और सह प्रांत है 4 7 12 19। दो फलन इस प्रकार हैं कि एफ ऑफ 1 बराबर 1, एफ ऑफ 2 बराबर 4, एफ ऑफ 3 बराबर 9, एफ ऑफ 4 बराबर 16 है। जी ऑफ 1 और जी ऑफ 4 के मान 7 है, जी ऑफ 9 जी ऑफ 16 के मान 19 है। तो आपको जी ओ एफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग करते हैं तीर आरेख द्वारा, ठीक है। तो देखो, चाहे तो तीर आरेख द्वारा भी कर सकते हो आप इस तरीके के प्रश्नों को, चाहे तो बच्चों आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को मैथमेटिकल रूप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तीर आरेख के बारे में बता रहा हूं, उसके पश्चात मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब मैथमेटिक्स तो है ही है, मतलब दूसरे तरीके के बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां पर एक समुच्चय है ए, ये है 1 2 3 4। अब एक दूसरा समुच्चय बी है, ये है 1 4 9 16, ठीक है। और एक दूसरा समुच्चय है जिसका है 4 7 12 19, ये समुच्चय सी है। अब एक फलन f है जो कि a से b में परिभाषित है। देखो ये a है, ये b है, तो एक तो a से b में परिभाषित है, एक b से c में परिभाषित है। तो ये एक दूसरा फलन g है जो कि b से c में परिभाषित है। अब यहां पर देखो कनेक्शन कैसे है। तो देखो एक का कनेक्शन किसके साथ है? f ऑफ 1 बराबर है 1 के, तो एक का कनेक्शन 1 के साथ है। एफ ऑफ 2 बराबर 4 है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ है। एफ ऑफ 3 बराबर है 9 के, 3 का कनेक्शन 9 के साथ है। एफ ऑफ 4 बराबर है 16 के, 4 का कनेक्शन 16 के साथ है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो जी ऑफ 1 का कनेक्शन किसके साथ है? तो देखो जी ऑफ 1 का कनेक्शन है 7 के साथ,
साथ में जी ऑफ 4 का कनेक्शन भी 7 के साथ है, जी ऑफ 9 का कनेक्शन 19 के साथ है, जी ऑफ 16 का कनेक्शन भी 19 के साथ है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने तीर आरेख से निरूपण कर दिया GOF का। ठीक है, अच्छा अब देखो GOF होगा क्या। तो GOF बच्चों आपका समुच्चय A से समुच्चय C में परिभाषित होगा, ये बात सही है। और देखो ये परिभाषित है या नहीं पहले ये भी चेक कर लेते हैं। तो B परिभाषित है भाई, G का प्रांत F के परिसर के बराबर है, तो GOF परिभाषित है। ठीक है, और ये कहां से कहां में परिभाषित होगा, समुच्चय A से समुच्चय C में। ठीक है, इसका मतलब इसके अंतर्गत समुच्चय A के अवयव डाले जाएंगे और C के अवयव हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने एक डाला, तो एक मान लो मैंने मशीन है कोई F कोई मशीन है, इसके अंदर मैंने एक इनपुट डाला तो एक आउटपुट मिल गया एक। ठीक है, F ने आउटपुट दे दिया एक। अब इस आउटपुट को फिर से डाला गया G मशीन के अंदर, तो मुझे क्या मिला फिर, अब G का इनपुट बन गया ये, अब मुझे आउटपुट मिल गया 7। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास में देखो A ये होगा, C ये होगा, ये A है ये C है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 4 7 12 और 19 है। अब देखो एक का कनेक्शन किसके साथ आया मेरे पास, 7 के साथ, एक का कनेक्शन आया 7 के साथ। ऐसे 2 से 4 मिला, 4 से मिल गया 7, तो 2 का कनेक्शन भी 7 के साथ आ गया। 3 से मिला 9, 9 से मिल गया 19, तो 3 का कनेक्शन 19 के साथ आ गया। 4 से मिला 16, 16 से मिल गया 19, तो 4 का कनेक्शन 19 के साथ आ गया। तो ये हो गया आपके GOF ऑफ X। ठीक है, तो तीर आरेख से तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा हम दूसरे तरीके से निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें ये पता लग गया कि GOF का प्रांत A है और सहप्रांत C है। ठीक है, अब प्रांत में कौन कौन से अवयव हैं, प्रांत में हमारे पास अवयव हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास अवयव हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पर डाला 1 को। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 1। अब देखो F ऑफ 1 का मान कितना है, F ऑफ 1 का मान है बच्चों 1, तो ये मेरे पास हो गया G ऑफ 1। अब देखो G ऑफ 1 का मान कितना है, G ऑफ 1 का मान है मेरे पास 7, तो ये आ गया मेरे पास 7। इसका मतलब जब आपने गॉफ फंक्शन के अंदर 1 डाला तो मुझे 7 मिला। ठीक है, ऐसे ही जब मैंने GOF के अंदर 2 डाला तो ये हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 2। अब F ऑफ 2 का मान देखो क्या है, F ऑफ 2 का मान है 4, तो ये हो जाएगा G ऑफ 4, और G ऑफ 4 का मान कितना है मेरे पास 7, तो ये भी 7 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने GOF ऑफ 3 निकाला, तो ये हो जाएगा G ऑफ F ऑफ 3 के बराबर। अब F ऑफ 3 का मान कितना है 9, तो ये हो जाएगा G ऑफ 9 के बराबर। अब G ऑफ 9 का मान कितना है, G ऑफ 9 का मान है 19, तो ये हो गया 19 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से GOF ऑफ 4 निकाला, तो ये हो गया G ऑफ F ऑफ 4, F ऑफ 4 का मान 16 है, तो ये हो गया G ऑफ 16, और G ऑफ 16 का मान है 19, तो ये भी 19 आ गया। इसका मतलब जब मैंने गॉफ के अंदर 1 डाला तो 7 मिला, 2 डाला तो 7 मिला, 3 डाला तो 19 मिला, 4 डाला तो 19 मिला। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा GOF। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका GOF। ओके, तो इस तरीके से आप फलनों का संयोजन करते हो, 1 7 2 7 3 19 4 19। ठीक है, ओके ठीक है भाई। अच्छा अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसमें हमें FOG ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो फिर से पहले एक समुच्चय A है, फिर एक समुच्चय B है, देखो 1 3 4। ठीक है, यहाँ पर है 1 2 5 और 6। अब मान लो एक समुच्चय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 5। ओके, ये मान लो मेरे पास समुच्चय B है, ये समुच्चय C है। तो पहले देखो समुच्चय B से A में एक संबंध, एक फलन G परिभाषित है 1 2 5 से 1 3 4 में। ठीक है, फिर 1 3 4 से 1 2 5 6 में एक फलन F परिभाषित है, तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर जो F का प्रांत है वो G के सहप्रांत के बराबर है, इसका मतलब FOG परिभाषित होगा।
और कहां से कहां में परिभाषित होगा, कहां से कहां में बच्चों परिभाषित होगा, जी के प्रांत से लेकर एफ के सह प्रांत तक। तो जी का प्रांत क्या है, समुच्चय बी, यहां से लेकर एफ का सह प्रांत क्या है, समुच्चय सी, तो बी से सी में परिभाषित होगा। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखना। तो बच्चों यहां पर देखो कनेक्शन क्या है हमारे पास, तो देखो एक डालने पर दो मिला, एफ के अंदर मैंने एक डाला तो मुझे दो मिल गया। ठीक है भाई, तीन डाला तो पांच मिल गया, चार डाला तो एक मिल गया। ओके, जी में एक डाला तो तीन मिल गया, दो डाला तो तीन मिल गया, पांच डाला तो एक मिल गया। तो ये बच्चों हमारे पास में कनेक्शन हो गए एफ और जी दोनों के। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है एफ ओ जी जो कि बी से सी में परिभाषित है। ठीक है, तो यहां पर देखो जब मैंने एक डाला तो एक डालने पर इसने दिया मुझे तीन और इस तीन ने मुझे दे दिया पांच। तो इसका मतलब जब मैं एक डाल रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है, पांच मिल रहा है। तो यहां पर देखो मैंने समुच्चय बी बनाया, यहां पर मैंने समुच्चय सी बनाया, यहां पर है एक दो पांच, यहां पर है एक दो पांच और छह। जब मैंने एक डाला मुझे क्या मिल रहा है, पांच। तो एक का कनेक्शन किसके साथ है, एक का कनेक्शन है पांच के साथ। ठीक है, ऐसे जब मैंने दो डाला यहां पर तीन मिला, यहां तीन से फिर पांच मिल गया, तो दो डालने पर भी मुझे पांच ही मिल रहा है। पांच डाला मैंने तो पांच डालने पर यहां पर एक मिल रहा है, यहां पर दो मिल रहा है, तो इसका मतलब पांच डालने पर मुझे दो मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ ओ जी। ओके बच्चों, ये आपका एफ ओ जी हो जाएगा। अच्छा, यदि हम इसे दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, देखो एफ ओ जी कहां से कहां में परिभाषित है, समुच्चय बी से समुच्चय सी में परिभाषित है। अब बी क्या है आपका, बी समुच्चय बच्चों आपका एक दो पांच, ये आपका बी समुच्चय। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ओ जी ऑफ एक। अभी हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक के बराबर। अब जी ऑफ एक देखो क्या है, जी ऑफ एक है आपके पास तीन के बराबर, तो ये हो गया एफ ऑफ तीन, और एफ ऑफ तीन किसके बराबर है, पांच के, तो ये बराबर आ गया पांच के। ऐसे हमने निकाला एफ ओ जी ऑफ दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ दो के बराबर। अब जी ऑफ दो देखो कितना है, ये तीन है, तो ये हो गया एफ ऑफ तीन के बराबर। अब ये भी पांच हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने निकाला एफ ओ जी ऑफ पांच, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ पांच के बराबर। अब देखो पांच का कनेक्शन किसके साथ है, एक के साथ, तो ये हो गया एफ ऑफ एक। अब एफ ऑफ एक का मान कितना है, दो है, तो ये आ गया दो। तो इस तरीके से हमने एफ ओ जी ज्ञात कर लिया, एक पांच, दो पांच और पांच दो। ठीक है, अच्छा नौ का कनेक्शन 12 के साथ है, 19 के साथ नहीं। कहां बेटा, नौ का कनेक्शन 19 के साथ है, 12 के साथ नहीं है। मनोज बेटा आपने कुछ गलत देख लिया है, 9 का कनेक्शन 19 के साथ है, 12 के साथ नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि f एक फंक्शन है जो कि कहां से कहां में परिभाषित है, r से r में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, और f ऑफ x दिया गया है cos x के बराबर। एक दूसरा फलन g है, ये भी r से r में परिभाषित है, तो g ऑफ x बराबर है 3x स्क्वायर के। अब आपको जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब पहले ये देखो कि क्या ये परिभाषित है या नहीं। तो देखो इसको परिभाषित होने के लिए जी के प्रांत को एफ के सह प्रांत के बराबर होना पड़ेगा। जी का प्रांत आर है, एफ का सह प्रांत आर, तो बराबर है, तो इसका मतलब परिभाषित तो है। ठीक है, अब कहां से कहां में बच्चों ये परिभाषित होगा, तो ये परिभाषित होगा एफ के प्रांत से जी के सह प्रांत में। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर से आर में ही परिभाषित होगा, और क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ कॉस एक्स। अब ये देखो क्या होगा, जी ऑफ एक्स है बच्चों 3x स्क्वायर। अब यहां पर आपको x की जगह पर cos x रखना है, तो ये हो गया 3 cos x का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ये 3 cos स्क्वायर x हो गया। ये आ गया आपके पास जी ओ एफ। अब बात करते हैं हम एफ ओ जी ऑफ एक्स की,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या ये परिभाषित है, पहले ये चेक कर लो। तो बिल्कुल परिभाषित है। देखो जी का प्रांत एफ का प्रांत जी के सहप्रांत के बराबर है, तो ये परिभाषित है। और कहां से कहां में परिभाषित होगा, आर से आर में, जी के प्रांत से एफ के सहप्रांत में। ठीक है, बराबर किसके होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है बच्चों हमारे पास 3x स्क्वायर, तो हो गया एफ ऑफ 3x स्क्वायर। अब हमें एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर 3x स्क्वायर रखना है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पर 3x स्क्वायर रखा, तो ये हो गया कॉस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एफ ओ जी आ गया। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपको एफ ओ जी और ये रहा आपका जी ओ एफ। ये हमें ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि एफ ओ जी जी ओ एफ बराबर नहीं है। तो देखो यार बराबर है क्या, ये 3 cos स्क्वायर एक्स है, वो है cos 3x स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। और ये बात बच्चों आपको याद रखनी है कि सामान्यता फलनों का संयोजन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ओके, क्लियर प्रत्येक बच्चे को ये वाली चीज, बहुत अच्छे। अब बच्चों हम चलते हैं आज की सेकंड क्विज पर। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मुझे। ये रही बच्चों आपकी क्विज। मान लीजिए आपके पास कोई फलन f है जो कि r से r में परिभाषित है। f ऑफ x बराबर आपके पास sin x दिया गया है। g r से r में एक फलन है, g ऑफ x बराबर x स्क्वायर दिया गया है। तो आपको एफ ओ जी ज्ञात करना है, क्या होगा। तो बताइए बच्चों एफ ओ जी क्या होगा, एफ ओ जी के बारे में मुझे बताइए। एफ ओ जी के बारे में बताइए बच्चों मुझे। बच्चों इस सेशन को लाइक भी करते रहिए, इस सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस सेशन को। ठीक है बच्चों, आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, एफ ओ जी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर। अब जी ऑफ एक्स क्या है आपका, जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो हो गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। अब एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दो एफ ऑफ एक्स में, तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प बच्चों आपका सही होगा, साइन एक्स स्क्वायर सही होगा। तो काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऋतु, सत्यम, प्रतिमा, जतिन, शुभम, मनोज, सभी का आंसर सही है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ जी और एच आर से आर में दिए गए फलन है, तो हमें सिद्ध करना है पहले कि एफ प्लस जी ओ एच बराबर होता है एफ ओ एच प्लस जी ओ एच के, तथा एफ गुणा जी ओ एच बराबर होता है एफ ओ एच गुणा जी ओ एच के। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको क्लास 11th का थोड़ा रिवीजन करा देता हूं कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स होता क्या है। ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर, और एफ गुणा जी ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, अब ये आसानी से हो जाएंगे। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, एफ प्लस जी ओ एच ये है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस परिभाषा से यदि हम बात करें तो हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स के बराबर। अब ये क्या होगा, ये होगा आपके पास में एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। देखो यही सिद्ध करना था, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अगले वाले को देखो, यहां पर है एफ गुणा जी ओ एच, इसको मैं बच्चों लिख सकता हूं एफ गुणा जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब फिर से यहां पर देखो x की जगह पर h ऑफ x है, तो x की जगह h ऑफ x कर दो, तो हो गया f ऑफ h ऑफ x गुणा g ऑफ h ऑफ x, ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, f ओ h गुणा g ओ h। देखो यही सिद्ध करना था क्या, एफ ओ एच गुणा जी ओ एच, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलते हैं बच्चों हम आज की तीसरी क्विज पर। तो ये रही आपकी तीसरी क्विज, इसका मुझे आंसर बताइए
जी ओ एफ ऑफ 3/2 का मान बताना है। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 1/2 है और जी ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2 है, तो इसका आंसर बताइए बच्चों मुझे जल्दी से जल्दी बच्चों इसका आंसर बताइए, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। बच्चे बी आंसर बता रहे हैं। अच्छा, पुरानी क्विज का बता रहे हैं अभी। बच्चों आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, जी ओ एफ ऑफ 3/2। तो ये क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 3/2 के बराबर हो जाएगा। अब पहले आप एफ ऑफ 3/2 ज्ञात करो, तो एक्स की जगह पर 3/2 रख दो, तो ये हो गया 2 गुणा 3/2 माइनस 1/2। यहाँ से ये गया तो 3 माइनस 1/2, 2/2, तो ये आ गया 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर जब आप 1 रखोगे ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर में 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। तो कोई सा विकल्प यहाँ पे सही दिख रहा है क्या आपको, कोई सा विकल्प बच्चों आपको क्या यहाँ पर सही दिख रहा है? तो यहाँ पर देखो कोई भी विकल्प हमें सही नहीं दिख रहा, तो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपकी आज की क्विज के दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब आज की क्लास में हमने फलनों का संयोजन पढ़ा और उस पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। ये बच्चों आपका आज का होमवर्क है, सभी बच्चों को आज का होमवर्क करना है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में।